नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। तो देखिए, एनसीईआरटी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसमें यूपीएससी और पीसीएस के लिए ये एनालिसिस किया जा सके और अपना बेस मजबूत किया जा सके। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़िए और उसको जानिए और समझिए। तो और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना तो कंपलसरी है ही। तो आज हम लोग कर रहे हैं अध्याय 3। उसके पहले अध्याय 1 और 2 पढ़ा दिया गया है, तो उसको आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर पढ़िए। तो इस चैप्टर का नाम है उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन और कास्ट। तो चलिए समझते हैं इसको, क्या है इसका इंट्रो। पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक फर्म विभिन्न आगतों जैसे मशीनें, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है। वह इन आगतों को निर्गत उत्पादन करने में उपयोग करती है। यह निर्गत उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणतः एक दर्जी एक सिलाई मशीन कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है। एक कृषक अपनी भूमि, श्रम, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने में उपयोग करता है। एक कार निर्माता भूमि का फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरे विभिन्न आगतों स्टील, एल्यूमीनियम, रबर आदि का कारों के उत्पादक के लिए। एक रिक्शा चालक रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है। एक घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है। प्रारंभ करने के लिए हम कुछ सरल मान्यताएं लेकर चलते हैं। उत्पादक तत्कालिक है। अपने सरल उत्पादन मॉडल में आगतों के संयोगों और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय सीमा नहीं बीतता। हम उत्पादन एवं पूर्ति शब्दों को समानार्थी तथा बहुधा अंतर परिवर्तनीय मानकर उपयोग करते हैं। आगतों के प्राप्त करने के लिए एक फर्म के उनके लिए कुछ देना पड़ता है, उसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। हम यह मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ जितना वह कर सके प्राप्त करना है। इस अध्याय में हम आगतों तथा निर्गतों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। हम फर्म की लागत ढांचे पर विचार करेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस उत्पादन को ज्ञात कर सके जिस पर फर्मों का लाभ अधिकतर होते हैं। तो आता है पहला पॉइंट, उत्पादन फलन। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल दो निर्गतों भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। एक उत्पादन फलन में हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वह दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है और 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। अतः वह फलन जो इस संबंध में व्यक्त करता है उत्पादन फलन कहलाता है। इस संबंध के रूप का एक संभव उदाहरण का यह हो सकता है जिसे Q = K/L। यह Q उत्पन्न गेहूं की मात्रा है, K हेक्टेयर की भूमि का क्षेत्रफल, L एक दिन में किए गए काम के घंटे। उत्पादन का फलन इस प्रकार वर्णन हमें आगतों पर एवं निर्गतों के मध्य यही संबंध बतलाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कारक है श्रम, जो कि पूंजी यहाँ पे लगाया गया है। तो इसके देखिए डिफाइन किया गया, आप लोग इसको देखिए और हम लोग इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर एग्जाम्पल देकर तालिका को दर्शाया गया है। तो जैसे कि तालिका 3.1 में देखते हैं, जैसे कि तालिका 3.1 देखिए यहाँ पर इस उत्पादन फलन था में उदाहरण दिया गया है कि बायां कॉलम श्रम की मात्रा को दर्शाता है तथा ऊपर की पंक्ति पूंजी की मात्रा दर्शाती है। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में दाईं तरफ जाते हैं पूंजी में वृद्धि होती है तथा जैसे जैसे हम किसी भी कॉलम में नीचे की तरफ आते हैं श्रम में वृद्धि होती है।
दोनों कारकों के विभिन्न मानों के लिए तालिका तदनुरूप निर्गत स्तर दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर श्रम की 1 इकाई तथा पूंजी की 1 इकाई के साथ फर्म अधिक निर्गत की इकाई 1 इकाई, श्रम की 2 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ निर्गत की 10 इकाई का श्रम, और श्रम की 3 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ अधिक से अधिक निर्गत की 18 इकाई तथा इसी तरह से आगे भी उत्पादन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, समझ सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि समान मात्रा क्या है, तो अध्याय 2 में हमने अनधिमान वक्र के विषय में जाना। यहाँ हमने इसी प्रकार की एक संकल्पना जिसे समान मात्रा कहा जाता है का परिचय कराया है। यह केवल उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। दो आगतों कारक 1 तथा कारक 2 वाले एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। एक समान मात्रा उन दो आगतों के समांक संयोगों का सेट होता है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर का निर्गत प्राप्त करता है। प्रत्येक समान मात्रा निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व करती है तथा निर्गत की मात्रा को स्तर प्रदान करती है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अल्पकाल तथा दीर्घकाल। क्या होता है ये? इससे पूर्व कि हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें, दो संकल्पनाएं अल्पकाल तथा दीर्घकाल पर चर्चा करते हैं। अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है। देखिए 3.1 जो दर्शाया गया उदाहरण, मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाइयों पर पूंजी स्थिर रहता है, तब तदनुरूप कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तर दर्शाता है जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्राएं उपयोग में लाकर कर सकती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को प्रकट करता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए दीर्घकाल कालावधि भिन्न हो सकती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल को दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। हम दीर्घ अवधि अथवा अल्पावधि को सामान्यतः इस दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं कि सभी आगत परिवर्ती अथवा नहीं है। अब आता है तीसरा पॉइंट, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। तो कुल उत्पाद के बारे में जानते हैं। क्या है कुल उत्पाद? मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं तथा अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं, तब उस आगत के विभिन्न स्तरों से हम निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त करते हैं। परिवर्ती आगत तथा परिवर्ती निर्गत के मध्य संबंधों को अन्य सभी आगतों को स्थिर से रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद टीपी के रूप में माना जाता है। तालिका 3.1 में देखें पुनः, मान लीजिए पूंजी 4 इकाई पर निश्चित की जाती है, तब तालिका 3.1 में उस कॉलम को देखें जहां पूंजी दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखते हैं औसत उत्पाद क्या होता है। औसत उत्पाद निर्गत प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर APL इक्वल टू TPL और अपन L। तो तालिका 3.2 को देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो सीमांत उत्पादन में देखिए यहाँ पर दर्शाया गया सीमांत उत्पाद अपान यहाँ पर निर्गत में परिवर्तन अपान आगत में परिवर्तन। देखिए जैसे यहाँ पर एक बनाया गया है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन 3.2। श्रम है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल उत्पाद 0, 10, 24, 40, 50, 56, 57। सीमांत उत्पादन यहाँ पर है, पहले डैश है और फिर 10, 14, 16, 10, 6, 1 है। फिर औसत उत्पाद है 10, 12, 13, 13.33, 12.5 है और फिर 11.20 है, 9.50 है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। तो श्रम को एक्स अक्ष पर तथा निर्गत को वाई अक्ष पर रख कर यदि हम तालिका 3.2 देखें, देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगा, यहाँ पर चित्रित करें तो हमें चित्र में प्रदर्शित वक्र प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं कि टीपी का क्या हो रहा है। देखिए श्रम लागत में वृद्धि के साथ टीपी बढ़ती है, परंतु जिस पर से यह बढ़ती है वह समान नहीं है। श्रम में 1 से 2 वृद्धि होने पर टीपी में 10 की वृद्धि होती है। श्रम में 2 से 3 वृद्धि होने पर टीपी में 12 की वृद्धि होती है। टीपी में वृद्धि की दर MP द्वारा दिखाई गई है। देखिए MP पहले बढ़ती है श्रम की इकाई 3 इकाइयों तक और फिर गिननी शुरू करती है। MP की इस प्रवृत्ति को यह पहले बढ़ती है तथा फिर गिरती है। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम है अथवा सीमांत उत्पाद का नियम कहा जाता है।
परिवर्ती उत्पादों का नियम बताता है कि एक आगत कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार के स्तर पर पहुंचकर गिरने लगता है। ऐसे क्यों होता है? इसको समझने के लिए पहले हम कारक अनुपातों की संकल्पना को परिभाषित करते हैं। कारक अनुपात इस उस अनुपात को बतलाता है जिसमें निर्गत उत्पन्न करने के लिए दो कारकों को संयोजित किया जाता है। जैसे हम एक कारक आगत को स्थिर रखते हैं तथा दूसरे में निरंतर वृद्धि करते हैं, तो कारक अनुपातों में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में जैसे जैसे हम परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि करते हैं, कारक अनुपात उत्पादन के लिए अधिकारिक उपयुक्त हो जाता है तथा सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है, परंतु उपयोगकर्ता के एक विशेष स्तर के पश्चात उत्पादन प्रक्रम परिवर्ती आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट आता है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियां कैसी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अन्य आगतों की स्थिर रखते हुए एक आगत की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सामान्यतः निर्गत में वृद्धि होती है। तालिका 3.2 में दर्शाती है कि किस प्रकार कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है, आगत निर्गत समतल में कुल उत्पाद वक्र हर स्थिति में धनात्मक प्रवणता वाला वक्र होता है। रेखाचित्र 3.1 में एक विशिष्ट फर्म के लिए कुल उत्पाद वक्र का आकार दर्शाती है। हम श्रम की इकाइयाँ समस्तरीय अक्ष पर तथा निर्गत ऊर्ध्वस्तर अक्ष पर मापते हैं। श्रम की L इकाइयों के साथ फर्म निर्गत की Q1 इकाइयों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकती है। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार एक आगत के सीमांत उत्पाद में आरंभ में वृद्धि होती है, इसके पश्चात प्रयोग के एक विशेष स्तर पर पहुंचकर इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है। अतः आगत निर्गत समतल में सीमांत उत्पाद वक्र दिखाता है, एक उल्टे यू वक्र की आकृति रूप में। आइए अब हम देखते हैं और औसत वक्र उत्पाद कैसे दिखता है। परिवर्ती आगत की पहली इकाई के लिए कोई सरलता से जांच करता है। सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद समान होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती जाती है। सीमांत उत्पादों के औसत होने के कारण औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, परंतु सीमांत उत्पाद की तुलना में कम वृद्धि होती है। तब एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पाद में गिरावट आनी प्रारंभ हो जाती है, जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है। औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। एक बार सीमांत उत्पाद में पर्याप्त रूप से गिरावट आ जाने पर इसका मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद की तुलना में कम हो जाते हैं और बाद में भी औसत उत्पाद में गिरावट आरंभ हो जाती है। अतः औसत उत्पाद वक्र भी उल्टे यू की आकृति का होता है। जब तक औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है तब इस स्थिति में सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की तुलना में अधिक होता है, अन्यथा औसत उत्पाद में वृद्धि नहीं हो सकती है। समान रूप से और जब औसत उत्पाद में गिरावट आती है, सीमांत उत्पाद को औसत उत्पाद की तुलना में आवश्यक रूप से कम होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को अधिकतम औसत उत्पाद के बिंदु से ऊपर काटता है। अब आता है छठा पॉइंट, पैमाने का प्रतिफल। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम इसलिए अविभूत होता है क्योंकि जब कारक अनुपातों में परिवर्तन होता है तब एक कारक स्थिर रखा जाता है तथा दूसरा बढ़ाया जाता है। यदि दोनों कारकों में परिवर्तन हो तो क्या होगा? ध्यान रखिए कि ऐसा दीर्घकाल में हो ही सकता है। दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है अथवा कारकों को स्केल अप किया जाता है। जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। CRS जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाता है। IRS जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। अब आता है सातवां पॉइंट, लागत। निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, परंतु निर्गत के एक दिए गए स्तर का उत्पादन अनेक तरीकों से हो सकता है। एक से अधिक आगत संयोग हो सकते हैं जिनसे एक फर्म निर्गत के इच्छित स्तर का उत्पादन कर सकती है। तालिका 3.1 में हम देख सकते हैं कि निर्गत की 50 इकाइयों का उत्पादन 3 भिन्न आगत से संयोग L = 6, K = 3, L = 4 और K = 4 तथा L = 3, K = 3 द्वारा हो सकता है। प्रश्न है कि किस आगत संयोग का चयन फर्म करेगी? दिए गए आगत मूल्यों के साथ वह चयन करेगी आगतों का वह संयोग जो सबसे कम महंगा हो तथा निर्गत के प्रत्येक स्तर के लिए एक न्यूनतम लागत फर्म के लिए होती है। इस प्रकार एक निश्चित उत्पादन
कारक लागत एवं टेक्नोलॉजी की दिशा में लागत फलन प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत बतलाता है। अब यहाँ पर आता है अल्पकालीन लागत। तो हमने पहले अल्पकाल तथा दीर्घकाल के विषय में चर्चा की है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वे स्थिर रहते हैं। एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है उन्हें कुल स्थिर लागत कहते हैं। जितनी भी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है उसकी लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। किसी भी आवश्यक स्तर के निर्गत का उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में फर्म केवल परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म ने इन परिवर्ती आगतों का प्रयोग करने के लिए वहन करती है, कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को सम्मिलित करते हुए हमें फर्म को लागत प्राप्त होती है। तो आगे आता है अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति क्या है। अब हम देखेंगे कि यह अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। तो तालिका 3.3 में देखेंगे, नीचे जो है यहाँ पर पहले पढ़ते हैं इसको। तो पहले इसकी विवेचना की गई थी कि निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को अधिक परिवर्ती आगतों के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसका परिणाम होता है कि कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि तथा इसी प्रकार कुल लागत में वृद्धि होती है। अतः जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत में वृद्धि होती जाती है। कुल स्थिर लागत यद्यपि स्वतंत्र है उत्पादन निर्गत की मात्रा से तथा उत्पादन के सभी स्तरों पर यह स्थिर रहती है। तो देखिए यहाँ पर, और जैसे कि लागत की ये है और ये है निर्गत। तो C1 है तो ये लागत है, कुल लागत स्थिर है। C2 जो है तो ये कुल परिवर्ती लागत है और कुल लागत C3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जब ऐसे बनाया गया है तो किस प्रकार से इसको काटते हुए ये रेखा जा रही है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है दीर्घकालीन लागत। दीर्घकाल में सभी आगत परिवर्तन होते हैं, कोई स्थिर लागतें नहीं होती, अतः कुल लागत तथा कुल परिवर्ती लागत दीर्घकाल में ही एक समय में घटित होते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत परिभाषित की जाती है अतः प्रति इकाई निर्गत लागत के रूप में, अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत इक्वल टू कुल लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत कुल लागत में वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई निर्गत में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जब विच्छिन्न इकाई में निर्गत बदलता है तब यदि हम उत्पादन में वृद्धि करें Q1 - 1 से Q1 निर्गत इकाइयों तक को, तो Q1वीं इकाई का उत्पादन करने की सीमांत लागत इस पर मापी जाती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत Q1 इकाइयों पर कुल लागत माइनस Q1 इकाइयों पर कुल लागत। तो आगे देखते हैं दीर्घकालीन लागत वक्रों का आकार क्या है। तो हमने पहले पैमाने का प्रतिफल के विषय में विवेचना किया है। आइए अब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर उसके आकार को देखते हैं। वर्तमान पैमाना का प्रतिफल से अभिप्राय है कि यदि हम सभी आगतों में वृद्धि एक विशेष अनुपात से कर दे तो निर्गत में उस अनुपात की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में निर्गत में एक विशेष अनुपात की वृद्धि करने के लिए आगतों में उस अनुपात की तुलना में कम वृद्धि करने की आवश्यकता है। जब निर्गत की कीमत दिए हुए हो लागत में भी कम अनुपात में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम निर्गत को दोगुना करने के इच्छुक है। ऐसा करने के लिए आगतों में दोगुना से कम वृद्धि की आवश्यकता है। लागत जो फर्म अपने ऊपर लेती है उन लागतों को किराए पर लेने के लिए भी दोगुना से कम वृद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ औसत लागत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। निसंदेह यह स्थिति तब होगी जब तक वर्धमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करेगा। तो जैसे जैसे फर्म निर्गत में वृद्धि करती रहेगी औसत लागत गिरता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है कि यदि हम निर्गत में वृद्धि के विशेष अनुपात से करने के इच्छुक है तो आगतों में उस अनुपात की तुलना में अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप लागत में भी वृद्धि उस अनुपात की तुलना में अधिक होती है। अतः जब तक ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करता है औसत लागत में वृद्धि होनी चाहिए जब भी फर्म निर्गत में वृद्धि करती है। स्थिर पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है आगतों में एक अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्गत में एक अनुपातिक वृद्धि। अतः औसत लागत जब तक स्थिर रहता है तब तक स्थिर पैमाना का प्रतिफल कार्य करता है। तो इस चैप्टर का कुछ सारांश दिया गया है जो कि इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि देखिए पहला है आगतों के विभिन्न सम्मिश्रण के लिए उत्पादन लाभ फलन निर्गत की अधिकतम मात्रा दर्शाता है जिस पर उत्पादन संभव है। दूसरा है अल्पकाल में कुछ आगतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है कुल उत्पादन परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखता है। नेक्स्ट है एक आगत के प्रयोग के किसी भी स्तर के लिए सीमांत उत्पादों का कुल जोड़ उस आगत के प्रति इकाई प्रयोग के स्तर पर उस आगत के लिए
कुल उत्पादन प्रदान करता है। फिर है सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र दोनों उल्टे यू के आकार में है। सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को ऊपर से औसत उत्पाद वक्र के अधिकतम बिंदु पर काटता है। फिर है निर्गत का उत्पादन। निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म सबसे कम लागत वाले आगत संयुग का चयन करती है। कुल लागत कुल परिवर्ती लागत तथा स्थिर लागत का जोड़ है। औसतन लागत जोड़ है जो औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थिर लागत का। औसत स्थिर लागत वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली है। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार को होते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को नीचे से औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। फिर है निर्गत के किसी भी स्तर के लिए अल्पकाल में सीमांत लागतों का कुल जोड़ हमें उस स्तर तक कुल परिवर्ती लागत प्रदान करता है। अल्पकालीन परिवर्ती लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है। और फिर है दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों वक्र यू आकार के होते हैं। लास्ट है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो देखिए अब ये चैप्टर समाप्त हुआ और ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। जैसे कि अभ्यास प्रश्न देखो यहाँ पे 10 दिख रहे हैं। उत्पादन फलन की संकल्पनाएं को समझाइए। एक आगत का कुल उत्पाद का क्या होता है। तीसरा है एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है। चौथा है एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। पांचवा एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच से संबंध। छठा है अल्पकाल दीर्घकाल के संकल्पना को समझाइए। सातवां ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। आठवां है परिवर्ती अनुपात क्या नियम क्या है। नौवां है एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल कब संतुष्ट करता है। 10वां है एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो आप लोग देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि लगभग इसमें 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और लिखना चाहे तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी हम लोग चैप्टर 4 में मिलेंगे और जो कि आज चैप्टर 3 पढ़ रहे थे उत्पादन तथा लागत। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक क्लास 12 का और अब नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।